दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आपने कहीं ना कहीं वो कहावत सुनी है कि जब आपके अंदर ज़्यादा लालच आ जाता है, आपके अंदर ज़्यादा बड़प्पन आ जाता है, तो आपकी वो जो खुशियों का दौर है ज़िंदगी में, वो कुछ ही वक्त तक चल पाता है। उसके बाद आपकी ज़िंदगियों में परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। और यही हाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का है। बीजेपी के जो खुशहाल दिन थे, बीजेपी के जो विकास के दिन थे, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बंगाल इलेक्शन का सदमा अभी पूरा ही नहीं हुआ था। बंगाल इलेक्शन का हारने का सदमा अभी शुरू ही हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को अब एक और झटका लग गया है। और वो झटका है सबसे अहम राज्य इस वक्त उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आपको पता है पंचायती चुनाव हो रहे हैं, परिणाम घोषित हो रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ माना जाता है, दो शहर उत्तर प्रदेश के, बनारस और अयोध्या, और एक और शहर है, मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊंगा, उसका नाम आगे बताऊंगा। ये दो शहर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पंचायती चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? शुरुआत कर रहा हूँ अयोध्या से। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर राजनीति होती है, धर्म के नाम पर राजनीति होती है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाता है। मगर अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की इस धार्मिक राजनीति को सर से नकार दिया है, साफ मना कर दिया है कि आप हमें राम मंदिर तो बनवा कर दे दीजिए, ठीक है, वो हमारी श्रद्धा है, मगर आप हमारे ज़मीनी स्तर पर क्या विकास कर रहे हैं, आप ज़रा उसके बारे में भी हमें बताइए। योगी आदित्यनाथ की ये खबर सुनकर शायद रातों की नींद उड़ सकती है, क्योंकि अयोध्या पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत का डंका बजा दिया है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ा है। क्या कहते हैं आंकड़े सुनिए। तो यहाँ पर 40 में से 24 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने नाम कर ली हैं। 40 में से 24 सीटें, लगभग 50% से ज़्यादा सीटें अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने जीत ली हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत मिल पाई है, सिर्फ 6। आप सोचिए, पिछली बार के आप चुनाव उठाकर देखेंगे तो यह आंकड़ा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, मगर इस बार का आंकड़ा आप देख सकते हैं तख्त पलट चुका है। सिर्फ 6 सीटें मिली हैं अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को। वहीं बीएसपी मायावती को यहाँ 5 सीटें मिली हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मायावती का और उनकी पार्टी बीएसपी का जो नाम था वो कहीं ना कहीं धुंधला सा हो गया था, गायब सा हो गया था। मगर अभी भी पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 1 सीट कम बीएसपी पार्टी ने जीती है और वो है 5। मगर इस वक्त की बड़ी खबर है कि अयोध्या जैसी जगह पर, जो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ माना जाता है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी का झंडा लहरा दिया है। अगली बात कर रहे हैं वाराणसी की। बनारस, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज़्यादा विकास करने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी कि इससे ज़्यादा विकास कहीं नहीं हुआ है, मगर उसी बनारस के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को कह दिया है कि आप ज़रा ये घाट छोड़ दीजिए और जाकर कहीं और अपनी राजनीति चमकाइए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर भी बनारस में पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 40 में से 15 सीटें जीती हैं, 40 में से 15 सीटें। और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा क्या है दोस्तों? सिर्फ 8। डबल डिजिट में भी नहीं आ पा रही है भारतीय जनता पार्टी इस पंचायती चुनाव में। सिर्फ 8 सीटें जीती हैं बनारस में। वहीं बनारस, जो कि गढ़ माना जाता है, जैसा मैंने आपको बताया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे हार जाती है, कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यहाँ पर नहीं चमक पाती है? इस सवाल का जवाब शायद बीजेपी को ढूंढने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। इसके बाद एक और जो मैं तीसरी जगह का आपको जिक्र कर रहा था, गोरखपुर, जो कि एक और आप कह सकते हैं मजबूत क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी का। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मौजूदा, उनका भी संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर। वहाँ के आंकड़े क्या बताते हैं दोस्तों?
वहाँ के आंकड़े ये बताते हैं कि यहाँ पर भी भाजपा फेल हो गई है। जो भाजपा के यहाँ के क्षेत्रीय दिग्गज नेता हैं उन सबको अपनी मुंह की खानी पड़ी है और यहाँ पर भी अन्य पार्टियों ने जीत हासिल की है। तो आप देख सकते हैं पंचायती चुनाव में कैसे वक्त पलट रहा है, कैसे सत्ता का लालच और ज़्यादा अपने आप को बड़ा दिखाने की इस पूरी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी की अब परेशानियां शुरू होने लगी हैं। चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो या चाहे गोरखपुर क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल दौर अब शुरू हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं कि आखिर कारण क्या रहे भारतीय जनता पार्टी के हार के। तो आपको शायद आप में से कुछ लोगों को इन कारणों का पहले से पता होगा, क्योंकि ये कारण हम सबके सामने हैं दोस्तों। ये कारण हम सबके सामने देश में चल रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी संभालने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। पहला कारण नंबर 1, कोरोना मिसमैनेजमेंट। ये इस वक्त की सबसे बड़ी आपदा है, पैंडेमिक है, जिसको हमारा देश पूरी दुनिया के देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा झेल रहा है। हर दिन 3.5 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं, 3000 से ऊपर मौतें हो रही हैं, शमशान में जगह नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ा रोल यहाँ केंद्र सरकार का होना चाहिए, सबसे बड़ी अहम भूमिका यहाँ केंद्र सरकार की होनी चाहिए। मगर केंद्र सरकार क्या कर रही है जो कोरोना को संभालने में अब तक हमारा देश नाकाम साबित हो रहा है? इतने सारे देशों से हमें मदद मांगनी पड़ रही है। क्या यही आत्मनिर्भर भारत है? इसके बाद नंबर 2, पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों ने जिस तरीके से आम आदमी को परेशान किया है, उस सब का सारे उदाहरण आप सबके सामने हैं। आप में से भी कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सब के ऊपर ये गुजरी होगी कि आखिर जब वो पेट्रोल पंप पर जा रहे थे पेट्रोल डीजल भरवाने, तो पेट्रोल के दाम सुनकर कैसे आपके होश उड़ गए होंगे। आप 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाने तो जाते होंगे, मगर रेट देखने के बाद आप सिर्फ 500 रुपये का पेट्रोल भरवाते होंगे, क्योंकि 100 रुपये तक पेट्रोल और डीजल बिका है हमारे देश में, 100 रुपये। नंबर 3 कारण भारतीय जनता पार्टी की हार का, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोटों पर एक बहुत मजबूत पकड़। यहाँ पर चाहे बनारस हो, चाहे फिर आपका गोरखपुर हो, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो एक मजबूत पकड़ रही है मुस्लिम वोटर्स पर, ये भी कहीं ना कहीं साबित हुआ है भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी हार का। इसके बाद नंबर 4, सबसे बड़ा कोरोना के बाद सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन। उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि से जुड़ी है? किसान कितने लोग हैं यहाँ पर? और किसान आंदोलन का हाल आपने देख लिया था, और इसको कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड था, ये सबको पता था। ये मुझे भी लग रहा था कि किसान आंदोलन का असर आज नहीं तो कल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ेगा, और ये अब वो चुकाने लगे हैं। क्योंकि किसान आंदोलन को आपने देखा, कितने महीनों से देश के अन्नदाता सड़कों पर बैठे हैं, वो अपने आंदोलन को चला रहे हैं, जैसे तैसे करके इधर उधर से अपने आप आपस में मदद कर क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, वो फिर भी अपने आंदोलन को चला रहे हैं। तीनों कृषि कानून की खिलाफत कर रहे हैं, जो कानून उनको उनकी ही ज़मीन पर गुलाम बना देंगे और किसान और अंधेरे में गिरता जाएगा। उन्हीं 3 कृषि कानूनों की खिलाफत में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसे सरकार के लोगों ने खालिस्तानी कहा है, आतंकवादी कहा है, नक्सलवादी कहा है। और ये आज उसी का परिणाम है कि उन्हीं किसानों ने, अन्नदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा आईना दिखा दिया है जिसमें वो अपनी शक्ल देखने से भी कतरा रहे हैं। इसके बाद कोरोना पर थोड़ी और बातचीत की जाए, क्योंकि ये इस वक्त गर्म मुद्दा है और सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि कोरोना के बहुत सीरियस हालात हैं हमारे देश में इस वक्त। बात करते हैं वैक्सीन की। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर, ये इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड हैं आधार पूनावाला, और इनकी आप कह सकते हैं कि इनकी जो भूमिका है इस वक्त कोरोना वायरस को मारने में, वो सबसे ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं, वैक्सीन बनाने वाले हैं ये लोग।
और इन्हीं का हाल अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि कोरोना की वजह से वैसे ही हमारे देश की जनता जो है वो इतनी परेशान है, लोग अपने परिवारों को खो रहे हैं अस्पतालों के बाहर। और ऐसे में खबर आती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड आदार पूनावाला लंदन चले गए हैं, भाग गए हैं वो भारत छोड़कर, या फिर वो मजबूर हो गए हैं भागने पर। क्योंकि विदेशी मीडिया को उन्होंने एक इंटरव्यू में ये खबर बताई है कि जिस तरीके से भारत में रहकर उन्हें धमकियां मिल रही थी बड़े बड़े नामी लोगों द्वारा, पावरफुल लोगों द्वारा, पॉलिटिशियंस द्वारा वैक्सीन को लेकर, कहीं ना कहीं उन्हें खतरा था कि उनका सर काट दिया जाएगा, क्योंकि सर काटने तक की धमकी दी गई थी एक ऐसे शख्स को जो कि इस वक्त सबसे अहम शख्सियत है, इस वक्त हमारे देश को जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो शख्स के अंडर ही कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बननी है और वो शख्स लंदन में अपनी जान बचाकर भाग गया है। हालांकि सरकार ने Y+ सिक्योरिटी देने का ऐलान किया था आदार पूनावाला को, मगर आप सोचिए एक ऐसे इन्वायरमेंट पे जहाँ पहले से ही कोरोना का इतना ज़्यादा संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा हो और वहाँ पर उस शख्स को धमकियाँ मिल रही हो सर काटने की, तो आखिर वहाँ रहकर वो शख्स कैसे अपना काम कर सकता है। इसके बाद अंत में वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आप सबको सरकार से सवाल उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चुनावों को भूल जाइए, आप सारे नेताओं को चाहे भूल जाइए, मगर जो आपके अहम नेता है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आपके इलाके के जो पार्षद हो, विधायक हो, उन सब से आप ज़रूर सवाल कीजिए कि आखिर हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं। आप लोगों के हाथ में सत्ता है, आप ताकतवर लोग हैं, आपके पास ताकत है, आप लोग उस ताकत का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण, कोरोना महामारी को ख़त्म करने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर में जो मैं आपको बता रहा था, एक तस्वीर के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। जो तस्वीर वही पंचायती चुनाव की है, जिसमें गोदी मीडिया चैनल्स पर भी ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने बहुमत के साथ अपनी पंचायती चुनाव में अपनी सरकार बनाई है और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है। इस तस्वीर को देखिए और मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।